आइए, मैं अंशु कुमार फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूँ जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में स्वागत करता हूँ आपका। और हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हमारा थर्ड चैप्टर समाप्त हो गया था। आज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग आपसे सजेशन लेने के लिए बोले थे कि आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं। काफ़ी मैसेज आया था कि हाँ, मुझे लाइव क्लास चाहिए, लाइव क्लास स्टार्ट करने के लिए। नहीं, कुछ और लोग बोलेंगे तो मैं इस पर विचार करूंगा। थोड़ा सा आप लोग इस पर देखिएगा, अगर चाहिए तो मैं फिर इस पर विचार करूंगा। चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग फोर्थ चैप्टर ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का हमारा जो फोर्थ चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ना है? हमें अपवाह तंत्र के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसी का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं वो। ठीक है, चलिए। तो अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। पहले आप लोग हम जूम करते हैं ताकि जो हम पढ़ने वाले हैं एक बार इसे देखें। देखिए, ये हमारा चैप्टर हो गया। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्रवाह तंत्र, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रेनेज सिस्टम। इस ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक बार उनको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके बारी बारी से। चलिए, तो पहले हम पढ़ेंगे नदियों का अपवाह प्रतिरूप के बारे में। ठीक है, नदियों का अपवाह प्रतिरूप, इसे क्या बोलते हैं हम? ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर। तो ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा? अपवाह तंत्र के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम जब हम पढ़ने आएंगे तो इसमें दो तरह के सिस्टम पढ़ेंगे हम। एक तो क्रमवर्ती अपवाह तंत्र पढ़ेंगे हम। ठीक है, सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे हम, क्रमवर्ती क्रमवर्ती। और दूसरा कौन कौन पढ़ेंगे हम? अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। ठीक है, इन सीक्वेंट सिस्टम। तो सीक्वेंस सिस्टम और इन सीक्वेंस सिस्टम में आपका क्या अंतर है? बस इतना ही अंतर है। आपका सीक्वेंस सिस्टम जो हो गया, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र जो हो गया हमारा, वो ढाल के डायरेक्शन को फॉलो करता है। मतलब अगर अगर ढाल आपका इस तरह से है तो जो भी नदी फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन को फॉलो करेगी, इधर से प्रवाहित होगी इस तरह से। ये हो गया आपका क्रमवर्ती। ठीक है, ढाल के डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अगर ढाल के डायरेक्शन को फॉलो जो ना करेगी नदियां, उसको क्या बोलते हैं? अक्रमवर्ती नदी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें भी दो दो टाइप पढ़ेंगे हम, अनुवर्ती नदियां पढ़ेंगे और परवर्ती नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, कंसिक्वेंट रिवर और सब सिक्वेंट रिवर पढ़ेंगे हम क्रमवर्ती में। उसके बाद हमारा जब अक्रमवर्ती आता है, हमारा ये अक्रमवर्ती आया, इसमें भी दो पढ़ेंगे। एक तो पूर्ववर्ती नदी पढ़ेंगे हम और दूसरा पूर्वारोपित नदी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। पूर्वारोपित नदी कौन सी है? आप लोगों के दिमाग में तुरंत से आया होगा, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। जी हाँ, पूर्व में आपका गंगा कहीं काउंट किया जाता है, कहीं नहीं भी काउंट किया जाता है, क्योंकि पूर्ववर्ती नदियां वो उस नदियों को कहते हैं जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ था। ठीक है, उनको पार नदियां भी बोलते हैं। तो ये जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, हिमालय के तीनों श्रेणियों को काट कर आती है आपका। ठीक है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये गंगा जो है मध्य और लघु हिमालय को ही काटती है, बृहद हिमालय को नहीं काटती है। तो किसी किसी बुक में ये कहा जाता है गंगा पूर्ववर्ती नदी है, किसी बुक में ये कहा जाता है कि नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? उसके बाद भारत की नदियाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो भारत की नदियाँ जो पढ़ेंगे, इसको भी हम दो पार्ट में रखेंगे भारत की नदियों को। एक पढ़ेगा हिमालय नदी, एक हमारा होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय नदियाँ एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत प्रमुख नदी एवं उनसे संबंधित तथ्य। प्रमुख नदी जो हो गया और उनसे संबंधित जो हमारा तथ्य है, कहाँ से निकलता है, कहाँ पे ये है, कुछ खास पॉइंट है उसके बारे में वो देखेंगे। ठीक है, फिर देखना है भारत की प्रमुख झील एवं जलप्रपात के बारे में देखेंगे। कौन कौन सी झील किस नदी पर अवस्थित है, हमारा प्रमुख जलप्रपात कौन कौन सा है, किस नदी पर है, वो देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग भारत की नदियों के तट पर बसे शहर के बारे में। ठीक है, कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। और फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक जो हमारा इसमें होगा, भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख बांध एवं परियोजना। तो प्रमुख बांध एवं परियोजना हम लोग देखेंगे। चलिए, आइए अब एक एक करके हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर, प्रवाह तंत्र शुरू किए, नदी शुरू किए, इतनी गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु कुछ तो स्टार्ट कीजिए। नहीं, पहले ना गंगा शुरू होगा, ना ब्रह्मपुत्र, ना ही सिंधु। पहले नदी है क्या, इन नदियों का प्रारूप कैसा है, ठीक है, इसके बारे में आज का हमारा लेक्चर चलने वाला है। ठीक है, और टाइम मिला तो सिंधु नदी तंत्र पे आ जाएंगे। चलिए, देखते हैं। सबसे पहले मेरा हेडिंग था अपवाह तंत्र। तो पता तो चलना चाहिए ना हमें कि अपवाह तंत्र होता क्या है। ठीक है, अपवाह तंत्र मैंने हेडिंग डाला था आपका। ठीक है, अपवाह तंत्र होता क्या है? ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? ठीक है, अपवाह तंत्र में क्या लेते हैं? एक तो मुख्य नदी, ठीक है, और उनकी सहायक नदी। तो मुख्य नदी और सहायक नदी के द्वारा जो तंत्र का निर्माण किया जाता है ना, तंत्र का मतलब हुआ जो जाल बिछाया जाता है, उन्हें कहते हैं हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य नदी प्लस सहायक नदी के द्वारा जो तंत्र का निर्माण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं?
अपवाह तंत्र, जैसे मुख्य नदी, गंगा नदी हो गई मुख्य नदी, इसकी सहायक नदियां ले लीजिए, कोसी है, गंडक है, सोन है, यमुना है, ये सब क्या है, इसके सहायक नदियां हैं। तो इन सब सहायक नदियों के साथ गंगा इटसेल्फ खुद जिस तंत्र का निर्माण करती है उसे क्या बोलते हैं हम, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बताते हैं आपको हम, ये मान लीजिए गंगा नदी है इस तरह से, ठीक है, ये गंगा नदी हो गई, इसकी सहायक नदियां भी इधर से आ रही है, सोन नदी इधर से आके मिल गई, यमुना नदी इधर से आई मिल गई, ठीक है, रामगंगा नदी आएगी, गंडक आएगी, घाघरा नदी आ करके इसमें मिलेगी, ठीक है, इस तरह से नदियां आई और आकर के मिल रही है, महानंदा नदी भी मिलेगी इसमें। ये नदियां आकर के इसमें मिल रही है, सम्मिलित रूप से जो तंत्र हो गया ना, ये सम्मिलित रूप से जो तंत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र बोलते हैं। क्लियर है, चलिए, ये अपवाह तंत्र हो गया, ठीक है। और इन नदियों से मिले इस तंत्र क्या बोले, अपवाह तंत्र बोले हम, ठीक है, मुख्य नदी प्लस सहायक नदियों के द्वारा जो मिलकर बना है उसे, ठीक है। चलिए, एक वर्ड आता है अपवाह द्रोणी, ये अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, ठीक है, नदी द्रोणी, नदी द्रोणी, अपवाह द्रोणी, ठीक है। तो नदी के द्वारा जो तंत्र बनाया गया, ठीक है, ये तंत्र बनाया गया ना नदी के द्वारा, ये देखिए, ये सब शाखा जो देख रहे हैं, सब मिले क्या किया, एक तंत्र का निर्माण किया। ये नदी तंत्र जिस क्षेत्र में प्रवाहित हो रहे हैं, ये नदी तंत्र जिस क्षेत्र में प्रवाहित हो रहे हैं, इन क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी, मानी नदी तंत्र जो है जिस क्षेत्र को पूरे सिंचित कर रही है, जिसमें प्रवाहित हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। क्लियर हो गया हमारा ये, अपवाह तंत्र क्या है और आपका नदी द्रोणी क्या है, अपवाह द्रोणी क्या है, क्लियर हो गया। ये तंत्र में आ गया, मुख्य अपल सहायक नदियों द्वारा जो तंत्र का निर्माण किया जाता है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। और अपवाह तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र में जल की प्रवाह की जाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, नदी द्रोणी या अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अपवाह द्रोणी और नदी द्रोणी आप लोग क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। चलिए, नदी द्रोणी और अपवाह तंत्र से आप क्लियर हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। यही इसमें बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और आता है हमें देखने के लिए, ठीक है, एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट आता है जल संभर और नदी द्रोणी, ठीक है। अपवाह द्रोणी तो समझ गए आप, ठीक है, अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी क्या हो गया, ठीक है, जिसमें अपवाह तंत्र का फ्लो कर रहा था जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को सामूहिक रूप से क्या बोले हम, अपवाह द्रोणी बोले। लेकिन अब इसमें दो पार्ट आते हैं, एक नदी द्रोणी, एक जल संभर। अब नदी द्रोणी किसे कहते हैं, तो नदी द्रोणी हो गया बड़े नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, बड़े बड़े नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। तो बड़े नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा होगा, जैसे गंगा नदी होगी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बनाया गया है, आप फिर यहाँ पे दे सकते हैं, आप ले एक हम क्लीन बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी गंगा नदी हो गई, ठीक है, ये ग्लेशियर से कहीं से जल मिल रहा है इसको, ग्लेशियर से जल मिल रहा है, ठीक है। ये बड़ी नदी है, इसे और भी तो ग्लेशियर से तो जल मिल ही रहा है, प्लस इसके सहायक नदियों के द्वारा भी इसे जल मिल रहा है, कुछ सहायक नदी होगी, यहाँ से भी इसको जल मिल रहा है, यहाँ से भी इसे जल मिल रहा है, और भी कुछ इसकी सहायक नदी होगी, इधर से भी सोन नदी जाके मिल रही होगी, यमुना नदी इधर से आकर के मिल रही होगी, ये भी, ठीक है, ये भी इसे जल दे रही है, ये भी जल दे रही है, इधर इधर से सोन नदी अमरकंटक से निकल रही, वो भी जिसको जल दे रही है। तो गंगा नदी जो हो गया, इसको जल कहाँ कहाँ से मिल रहा है, देख लीजिए कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। अब इस तरह से देख सकते हैं, एक तो इसका ग्लेशियर से मिल रहा है, और दूसरा जितनी इसकी सहायक नदियां हैं सभी अपने अपने कहीं ना कहीं से जल लेकर के आ रही है, वहां से मिल रहा है। तो इन सहायक नदियों को के जल और इसके अपने इटसेल्फ के जल जहां से प्राप्त कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी। तो बड़े नदी का जल ग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी बोलते हैं। गौर कीजिएगा, बड़े नदी, ठीक है, बड़े नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बड़े नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नदी द्रोणी, नदी द्रोणी कहते हैं। लेकिन बड़े नदी के लिए कहते हैं, यही चीज अगर हम छोटे नदी के लिए बात करें इसको जल संभर बोलेंगे। तो छोटे नदी कैसे, जैसे सोन नदी होगी, इसे अपना जल कहीं इधर से लेकर जा रही है, ये क्या हो गया, सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जल संभर बोलेंगे, ठीक है। इसको हम जल संभर बोलेंगे। छोटी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र हो गया, इसको हम जल संभर बोले। बड़े नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र हो गया उसे हम क्या बोले, नदी द्रोणी, ठीक है। तो बड़े नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसे नदी द्रोणी बोलते हैं, और छोटे नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसे हम जल संभर बोलते हैं। तो तीन चार वर्ड अभी आपके सामने हम डील किए हैं। एक अपवाह तंत्र, ठीक है, तो मुख्य नदी एवं सहायक नदियों के द्वारा
जो तंत्र का निर्माण किया जाता है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। एक वर्ड यूज किए थे अपवाह द्रोणी। तो अपवाह तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र में जल का प्रवाह किया जाता है उस क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अपवाह द्रोणी में दो तरह के द्रोणी आया। ठीक है। एक तो आता है छोटी नदी के लिए, एक बड़े नदी के लिए। तो बड़े नदी के लिए जो हमारा द्रोणी आया, क्या उसे क्या बोले हम, नदी द्रोणी बोल दिए बड़ी नदी के लिए। छोटे नदी के लिए आया उसे क्या बोले हम, जल संभर बोले हम उसको, क्या बोले उसको, जल संभर। चलिए क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये चीज क्लियर होगा। अब हम देखेंगे क्रमवर्ती और अक्रमवती नदी के बारे में देखेंगे। ठीक है। क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती नदी के बाद क्रमवर्ती अपवाह प्रतिरूप और तंत्र और अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र के बारे में। तो क्रमवर्ती अपवाह तंत्र अभी आपको थोड़ा सा बताए थे, वे नदियां हो गई जो ढाल को अनुरूप प्रवाहित होती है। ठीक है। ढाल के डायरेक्शन को फॉलो करती है। जो ढाल के डायरेक्शन को फॉलो करती है उन्हें क्या बोलते हैं, क्रमवर्ती नदी बोलते हैं। और जो ढाल के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, अक्रमवर्ती नदी बोलते हैं। जैसे क्रमवर्ती नदी का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, आप देख लीजिए, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया हमारा। सब क्या है, ढाल का अनुरूप फ्लो करती है। ये सब क्या, कौन सी नदी, हमारे गंगा नदी भी है। सब कौन सी नदी हमारा, क्रमवर्ती नदी में आएंगी। ठीक है। चलिए ये सब नदियां हमारे क्रमवर्ती नदी में आएंगी। ठीक है। एक मिनट रुक, हम लोग पढ़ रहे थे अभी क्रमवर्ती अपवाह तंत्र के बारे में। तो क्रमवर्ती अपवाह तंत्र में हम लोग आपको ये बताए थे कि जो ढाल के अनुरूप फ्लो करेगी, जैसे ढाल अगर इस तरह से हमारा है तो नदी भी इस तरह से फ्लो करेगी। ये क्रमवर्ती तंत्र के एग्जाम्पल है। ठीक है। और एक हमारा आता है आपका अक्रमवर्ती। ठीक है। तो अक्रमवर्ती मैंने एक सीक्वेंट हो गया, एक हो गया हमारा इन सीक्वेंट। तो इन सीक्वेंट क्या होता है कि ढाल को फॉलो नहीं करेगा। ढाल इस तरह से तो प्रवाहित इस तरह से होगा, चाहे इधर से प्रवाहित होगा, चाहे इधर से प्रवाहित होगा, ढाल को फॉलो नहीं करेगा। तो जो ढाल को फॉलो नहीं कर रहा है वो क्या हो गया आपका, अक्रमवर्ती नदी हो गया। इन सीक्वेंट सिस्टम होता है आपका। ठीक है। और जो फॉलो करता है उसको सीक्वेंट सिस्टम बोलते हैं। तो क्रमवर्ती नदी जो फॉलो करता है, ठीक है, ढाल के अनुरूप जो फ्लो करता है, उसके भी दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे। एक तो अनुवर्ती नदी। ठीक है। एक क्या हो गया हमारा, अनुवर्ती नदी। और एक हमारा क्या होता है इसमें, परवर्ती नदी। ठीक है। पूर्ववर्ती नदी अलग है, परवर्ती नदी अलग है। अब पूर्वारोपित नदी जो पढ़ेंगे वो भी अलग होगा। ठीक है। इसमें परवर्ती नदी पढ़े, अनुवर्ती और परवर्ती, पूर्वारोपित नहीं, अपूर्ववर्ती भी नहीं, पूर्वारोपित और पूर्ववर्ती नदी जो पढ़ेंगे वो आएगा अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र जो हमारा है, इन सीक्वेंस सिस्टम जो है, इसका एग्जाम्पल है वो पूर्वारोपित नदी। ठीक है। अपूर्ववर्ती नदी एग्जाम्पल है हमारा अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र का, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। इसमें है परवर्ती नदी और अनुवर्ती नदियां। तो अनुवर्ती नदियां वो नदियां होती हैं जो ढाल के अनुरूप फ्लो करती है, उन्हें सिंपल सा क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी वगैरह क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया अनुवर्ती नदी का। उसके बाद है परवर्ती नदियां। तो परवर्ती नदियां जो है ढाल को तो फॉलो करती हैं, साथ में मुख्य नदी से 90 डिग्री पर मिलती है। जैसे कि मुख्य नदी ये हो गया, तो इसके सहायक नदियां जैसे सोन नदी है, गंगा नदी में जाती है इस तरह से, और यहाँ पर जब मिलती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये वाला, ये एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री क्या होगा। ठीक है। तो ये परवर्ती नदी कहलाती है। जैसे सोन नदी जो हो गया परवर्ती नदी हो गया। जैसे यमुना के सहायक नदियां, जैसे यमुना नदी इधर से आती है, गंगा में मिलती है, यमुना के सहायक नदियां इधर से मालवा का पठार से निकलती है, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सब नदियां जाकर के यमुना में मिलती है। ये सब मिलती है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है। ये सब कौन सी नदी है, परवर्ती नदी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। चंबल, बेतवा, केन, सिंध वगैरह। सोन नदी जो ये गंगा की सहायक नदी हो गया, 90 डिग्री पर मिलती है। ठीक है। आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा कि अनुवर्ती नदी क्या है और परवर्ती नदी क्या है। ठीक है। चलिए अब अक्रमवर्ती नदी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आपको बता रहे थे कि ढाल के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। तो इसमें कौन सी नदियां आएंगे अक्रमवर्ती में, दो टाइप की नदी बताए थे, पूर्वारोपित नदी और पूर्ववर्ती नदी। ठीक है। अब देखिए पूर्ववर्ती नदी और पूर्वारोपित नदी, इसके दो एग्जाम्पल हैं। ठीक है। पूर्ववर्ती नदी वो नदी होता है, ठीक है, पूर्ववर्ती नदी, जिन नदियों का निर्माण जो है हिमालय के पहले ही हो चुका था। हिमालय के पहले से जो नदियां बह रही हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं, पूर्वारोपित नहीं, पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। ठीक है। तो पूर्ववर्ती नदी कौन कौन सी नदियां हमारी हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले बह रही हैं, और हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं, इसका मतलब यह है कि हिमालय को काट कर वो गार्ज का निर्माण करेंगे। ठीक है। हिमालय के तीनों श्रेणियों को काटेंगे। ठीक है। हिमालय के तीनों श्रेणियों को काटेंगे। तो कौन कौन सी नदियां वो आएंगे जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को काटेंगे, आपका मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया हमारा, सतलज हो गया। ठीक है। और कौन सा हो गया, कोसी हो गया और सुबानसिरी हो गया। ये सब हमारी जो 4-5 नदियां हैं, ये
पूर्ववर्ती नदी कहलाती हैं, जो हिमालय के निर्माण से पहले से प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं उन नदियों के बारे में। जैसे सिंधु हो गया, सिंधु नदी आपका हो गया, देख लीजिए, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज नदी हो गया, कोसी हो गया, सुबनसिरी हो गया। ये सारी नदियां कौन सी हो गई हैं हमारे? ये सारे के सारी नदी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी किसका एग्जाम्पल था बताइए? अक्रमवर्ती नदी का एग्जाम्पल था। देखिए अब आएंगे हम पूर्वारोपित नदी के बारे में। तो पूर्वारोपित, जैसे नाम से पूर्वारोपित माने पहले से यही वहां पे रोपित था मतलब कि प्रेजेंट था, और उसके ऊपर जैसे कि मालवा के पठार से निकलने वाली नदियां जो कि पूर्वारोपित नदी के एग्जाम्पल में आते हैं, वहाँ नदी बह रही थी ना, लावा का प्रवाह होते गया, लावा को साइड करते अपना मार्ग बनाते गए। ठीक है, तो पूर्वारोपित नदी, देखिए इसमें क्या है, ये नदियां स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है, स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है ये। ठीक है, जैसे स्वर्ण रेखा नदी हो गया, सोन नदी हो गया, चंबल हो गया, बनास हो गया। ठीक है, ढाल है इधर की ओर, इसका ढाल किधर है? मालवा के पठार के पास में आएंगे इधर, मतलब जब पूर्ववर्ती आपका ये प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, उत्तरी पाट का ढाल कैसे है? उत्तरी पाट का ढाल इधर है हमारा। ठीक है, उत्तर और पूरब की ओर है। ठीक है, और कुछ हमारे क्या है, दक्षिण पूरब की ओर है और पूरब की ओर है। लेकिन ये नदियां जो हैं फ्लो कैसे करती हैं? उत्तर की ओर जा रही हैं, ढाल का अनुरूप नहीं बह रही है। ठीक है, तो ढाल के अनुरूप नहीं बह रही है, पूरा आरोपित नदियां ये। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जिसमें पढ़ना है हमारे इस चैप्टर में, वो है नदियों का अपवाह प्रतिरूप के बारे में। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर देखना है, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर। चलिए आइए देखते हैं हम लोग ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर के बारे में। अब ऊपर में जो पढ़ रहे थे ड्रेनेज सिस्टम पढ़े थे, पैटर्न नहीं पढ़े थे हम लोग, ड्रेनेज सिस्टम पढ़े थे, तंत्र पढ़े थे। ठीक है, अपवाह तंत्र पढ़े थे, प्रतिरूप नहीं, अपवाह तंत्र जिन नदियों से मिलकर बना था उसको बोले थे अपवाह तंत्र। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है इसमें अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मिटा देते हैं हम एक बार। अपवाह प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरूप मतलब क्या है? प्रतिरूप से क्या लगा? प्रतिरूप माने रूप, रूप माने आपका आकृति, माने रूप आकृति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या बोलते? अपवाह प्रतिरूप माने रूप आकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका कोई नदी बह रही है इस तरह से, ठीक है, गंगा नदी इस तरह से बह रही है। ठीक है, जैसे कहाँ से अपना उद्गम इसका यहाँ से हुआ, ग्लेशियर से निकली, यहाँ आकर के इसका अपना मुहाना बनाई, मुहाने तक इसका आ गए हम। ठीक है, डेल्टा में आ गए इसका हम। तो ये नदी तो और भी नदियों के साथ बह रही होगी ना? ठीक है, और भी नदी के साथ बह रही थी इस तरह से, सहायक नदियां भी इसकी थी। तो नदी अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक, नदी अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक जिस प्रतिरूप का निर्माण करती है उसे ही क्या बोलते हैं? हम नदी का अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, जैसे इस रूप का निर्माण की ना, कैसा दिख रहा है? वृक्षाकार दिख रहा है, तो वृक्षाकार प्रतिवाह पर, अब वृक्षाकार आपका क्या हो गया? प्रतिरूप हो जाएगा। तो इसी तरह से हम और भी कुछ मुख्य प्रतिरूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिरूप जो बनता है तो उस पर कुछ इफेक्ट, इसको इफेक्ट डालने वाले कुछ कारक होंगे, जरूर होंगे। जैसे कि अब नदी इधर इस तरह से बह रही है, अगर बीच में ऐसे कठोर चट्टान आ जाए तो क्या करेगी? वहां पे कठोर चट्टान आ गया तो काटना आसान नहीं होगा नदी के लिए, तो वहां पे क्या क्या करेगी ये? वहां पे आपका नदी क्या करेगी? आपका जलप्रपात का भी निर्माण कर सकती है। जैसे पठारी इलाका में जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, कठोर चट्टान मिलते हैं तो वहाँ ज्यादा जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्थल खंड ऊंचा नीचा हो गया तो उसके हिसाब से नदी खड्ड वगैरह का भी निर्माण करेगी। ठीक है, जैसे चंबल नदी खड्ड का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपका ढाल पे भी डिपेंड करता है, ढाल जितना अधिक होगा उतना ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा तो नदी अपने उतने ज्यादा तीव्र से अपने साथ मलबा गाद वगैरह लेकर के जाएगी और उतना तेजी से रास्ते में काट पीट करेगी वो। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जिस पर डिपेंड करती है, जैसे कि चट्टान की प्रकृति एवं संरचना पर डिपेंड करता है। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है? स्थलाकृति पे, स्थलाकृति पे, ढाल प्रवणता पे, ढाल कितना है, ढाल ज्यादा होगा नदी के अंदर पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, जल की मात्रा पे डिपेंड करता है, जिस नदी में जल की मात्रा अधिक होगी उसके अंदर पोटेंशियल अधिक होगा। ठीक है, अपने साथ ज्यादा गाद वगैरह लेकर को जा सकती है। ठीक है, इस तरह से हम कुछ मुख्य अपवाह प्रतिरूप है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो पहला अपवाह प्रतिरूप जिसके बारे में स्टडी करेंगे हम, वो है हमारा वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप हमारा पहला इसका एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग देखते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप के बारे में, तो मिटा देते हैं हम। जो आप प्रतिरूप हम दिखाए थे वो वृक्षाकार ही था। ठीक है, जैसे कि इसमें बना हुआ है हमारा वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे आप वृक्ष दिखाए देखते हैं, वृक्ष में कैसे देखते हैं? शाखा निकला हुआ रहता है, टहनी इधर से उधर। ठीक है, उसी तरह का अपन नदी जो है अपना प्रतिरूप, अपना रूप बनाती है। अपना रूप देखो कैसे बना रही है, ये नदी हो गई। ठीक है,
तो देखो एक सहायक नदी से ये हो गई, इसी को सहायक नदी, इधर सहायक मिली, इधर से मिली। अब देखिए संरचना कैसा दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि ब्रिज के टहनी जैसा ही है, ब्रिज के टहनी जैसा, इसके शाखा वगैरह है इधर से निकले हुए हैं, ठीक है। तो ब्रिज के टहनी जैसा दिख रहा है ना आपको, ब्रिज के जैसा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वृक्षाकार आपका अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, तो उत्तर भारत की नदियां बनाती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां बनाती हैं, जैसे कि आपका बड़ी नदियां कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गई, कावेरी नदी हो गई, ये सब बनाती है, गंगा नदी है, ये सब नदियां बनाती हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, कहीं आपको एग्जाम में मिल जाता है, कंफ्यूज ना करें। इसको बोलते हैं ध्रुम कीर्तिक अपवाह प्रतिरूप भी, ठीक है। ध्रुम कीर्तिक, ध्रुम कीर्तिक अपवाह प्रतिरूप भी से हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं इसमें, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है इसमें। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर ना आ रहा हो तो भी कमेंट करके बताइए क्या समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ रहा है तो भी आप बताएंगे कि आप इसमें और क्या आप जानना चाहते हैं, ठीक है। आपका कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसी के अनुसार हम काम करते हैं, आपके कमेंट के अनुसार ही, ठीक है। इसलिए आप कमेंट जरूर किया कीजिए, और हमें कुछ आपको त्रुटि लग रहा है या कुछ अलग तरीके से बताना चाहिए, सजेशन देना चाहते हैं, वो भी अपना कमेंट ग्रुप में दे सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल देख लिए थे हम वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का। अब देखने वाले हैं हम अरीय अपवाह प्रतिरूप के बारे में, ठीक है। अरीय अपवाह प्रतिरूप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं हम अरीय अपवाह प्रति, अरीय को हम लोग बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। रेडियल जैसे नाम ही आपको लग रहा है अरीय, रेडियल, रेडियल ही ये फ्लो करेगा, ठीक है, जैसे नाम से ही क्लियर है। जैसे कि आपका ये हो गया, ये कोई पठार हो गया हमारा, ठीक है, पठार हो गया या कोई चोटी हो गई, ठीक है, इससे जो नदियां निकलती है रेडियली आउटवर्ड ही निकलती हैं, ठीक है, रेडियली बाहर की ओर निकलेगी आपका, ठीक है। जैसे ये नदी देखिए इस तरह से निकल गई बाहर की ओर, ये नदी इस तरह से बाहर की ओर निकल गई, नदी जो देख रहे हैं कैसे निकल रही है, बाहर निकल रही है, रेडियस की तरह लग रहा है, लग रहा है बीच में ये सर्किल जैसा है, ये आपका सर्किल है बीच में, ये सर्किल जैसा है पठार, ऐसे नदियां निकल रही है बाहर की ओर इस तरह से, ठीक है। इस तरह का जो प्रतिरूप बनता है नदी का, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं इसको हम, ठीक है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या सिस्टम, जिसे अरीय अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। इससे जब नदी निकलती है तो चारों तरफ हर दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है, भिन्न भिन्न डायरेक्शन में जाती है। जैसे अमरकंटक की चोटी से जो नदी निकलती है, ये अमरकंटक का चोटी आपका हो गया, ठीक है, अमरकंटक की चोटी, यहाँ से सोन नदी निकलती है, इधर बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी इधर के पश्चिम की ओर जाती है, सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो एक ही जगह से निकल रही है लेकिन नदियां अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो रेडियल आपका ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। अब आते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट अपवाह प्रतिरूप के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अपवाह प्रतिरूप जाली नुमा देखेंगे हम, ठीक है, जैसे नाम से ही लग रहा है ना, जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप, इसमें क्या है, जाली जैसा बना हुआ संरचना आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वृक्षाकार में क्या था कि पैरेलल जा रहा था आपका, टहनी वगैरह था, इसमें क्या है कि मुख्य नदी पैरेलल होती है और सहायक नदियां इनके क्या होती है 90 डिग्री पे आकर मिलती है, एकदम जाल जैसा संरचना बना देती है, ठीक है। जैसे आपका मिल, अब आपका डाली के कैसा था, इधर से इधर जा रहा था, इधर नहीं आ रहा था वृक्षाकार वाला, इसमें इस तरह से संरचना बनाती है जैसे आपको दूर से देखने में लगेगा एकदम जाल जैसा बन गया, ठीक है। इसको जालीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आज नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, नेक्स्ट हमें देखना है इसमें अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप के बारे में, ठीक है, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। तो जिस तरह से रेडियल वाला में क्या देखे थे कि आउटवर्ड बाहर के फ्लो हो रहा था, किसी चट्टान या आपका चोटी या पठार से निकल रही थी, रेडियली आउटवर्ड नदियां निकल रही थी। लेकिन इसके इसमें क्या हुआ, उसका उल्टा होने वाला है। यहाँ पे आपका बेसिन हो गया, ये क्या हो गया हमारा बेसिन, नीचा भाग हो गया हमारा, ठीक है। इधर में क्या हो गया, ऊंचा स्थलाकृति हो गई, चाहे आपका पठार हो चाहे आपका पहाड़ हो, ठीक है, चारों तरफ क्या हो गया, ऊंचा स्थलाकृति हो गया, ऊंचा होगा तब ना ऊंचा से नीचे की फ्लो करेगा नदी, तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, ऊंचा स्थलाकृति हो गया, चाहे तो इधर आपका इधर इस तरह से पहाड़ हो, चाहे इधर पठार हो आपका इस तरह से, ठीक है। यहाँ से जो नदियां निकलती है रेडियली आपका जाकर के कहाँ मिलती है, बीच में जाकर के, ठीक है, यहाँ पे बेसिन में आकर के, बेसिन में आकर के मिलेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, अभिकेंद्रीय बोलते हैं, मैंने केंद्र की ओर इसका फ्लो होता है इन नदियों का। ये नदियां जो है पानी अपना जब जल जमा करती है तो झील का निर्माण करती है, ठीक है। और ये झील जो है एक बोल्सन झील का एग्जाम्पल है, होता है कैसा, बोल्सन झील, आपका बोल्सन झील का एग्जाम्पल जो भी होगा, बोल्सन झील सारे झील खारा होगा, खारापन उसमें अधिक होगा। खारापन क्यों उसमें अधिक होगा, एक तो नदियां जो आ रही हैं चारों तरफ से, बरसाती नदियां ही होती हैं, बरसाती नदियां जल लेकर के आ रही हैं, तो धरातल पर जो भी आपका सोडियम पोटेशियम का आपका लवण होगा सबको घोल के अपने साथ लेकर के आ रही होंगी, और सारा लगा जमा कर दिए एक जगह, सारा आपका नमकीन पानी खारा पानी जमा हो गया एक जगह।
अब ये जमा हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब गर्मी का टाइम आएगा तो तेजी से बाष्पीकृत होगा, और बाष्पीकृत होगा कि जल क्या हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा इसमें। जल तो कम हो गया लेकिन नमक तो अभी भी उसी में उतना ही है। तो नमक, जब जल कम हो गया और नमक उतना ही है, तो कंसंट्रेशन नमक क्या होगा, बढ़ जाएगा तो ज़्यादा खारा हो जाएगा। इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल होती है, खारे झील का एग्जाम्पल होता है बोलसल झील। अब बोलसल झील का एग्जाम्पल कौन सा है हमारा है, सबसे फेमस एग्जाम्पल जो हमारा है सांभर झील, जो भारत का सबसे अधिक खारा पानी वाला झील है सांभर झील। इसी का एग्जाम्पल है बोलसल झील का ही, ठीक है। तो बोलसल झील का एग्जाम्पल है। अब बोलसल झील क्यों खारा होता है आपको समझ में आ गया ये, क्योंकि उनका निर्माण जो होता है अभिकेंद्रीय प्रवाह प्रतिरूप के द्वारा किया जाता है, नदियों के द्वारा। चलिए, उसके बाद देखते हैं हम समानांतर अपवाह प्रतिरूप के बारे में देखेंगे। जैसे नाम से क्लियर है कि समानांतर मतलब कि ये फ्लो कैसे करेंगे, पैरेलल में फ्लो करेंगे। जैसे पश्चिमी घाट से जो नदी निकलती है वो एग्जाम्पल है समानांतर अपवाह प्रतिरूप का, ठीक है। जो आपका पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं, ठीक है। जैसे पश्चिमी घाट से जो नदी निकलती है क्या है, वहां पर पश्चिमी घाट का आपका पश्चिम की ओर ढाल क्या है, बहुत ही तीव्र है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट आपका हो गया, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया। और पश्चिमी घाट का जो ढाल है, ये जो पश्चिम साइड में क्या है, बहुत ही तीव्र है। यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं खट से ऐसे निकलती हैं, अरब सागर में आगे गिर गिर जाती हैं इस तरह से। तो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में फ्लो करती हैं, ठीक है। इसलिए इन नदियों को क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं समानांतर अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं हम इसको, और अंग्रेजी में से पैरेलल पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। क्यों बोले इसको समानांतर अपवाह प्रतिरूप, समझ में आया, क्योंकि ये नदियाँ एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है। चलिए, उसके बाद देखना है भारत, हमने जो थर्ड टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है इसमें, भारत की नदियां। भारत की नदियों को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, बताए थे आपको। एक तो हिमालय नदी के बारे में, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हिमालय नदी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हिमालय नदी, तो हिमालय नदी का कुछ खासियत होगा। तो हिमालय नदी का एक खासियत है, एक तो ये बारहमासी होती है। बारहमासी हिमालय नदियां क्यों होती है, क्योंकि एक तो ये आपका हिमनद से, ग्लेशियर से जल प्राप्त करती हैं, ग्लेशियर से जल प्राप्त करती हैं ये नदियां। और दूसरी कारण क्या है, ये अपना बरसाती नदी जो है उससे भी जल प्राप्त करती है। तो दोनों से जल प्राप्त करती है, इसलिए क्या होती है, बारहमासी नदी होती है। अच्छा, बारहमासी नदी होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है ग्लेशियर है। ग्लेशियर से इसको 12 महीने ग्लेशियर पिघलते रहता है, बनते रहता है, उससे इसको जल की प्राप्ति होती रहती है। जैसे अगर ये हिमालय नदी, जैसे गंगा नदी हो गई आपके, ठीक है, गंगा नदी हिमालय नदी आपकी है। जैसे कि आपका पार हिमालय से आइएगा तो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब ग्लेशियर से नदी प्रवाहित होती है। ये सब क्या है, हिमालय नदी है। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे हम, ठीक है। चलिए, इनके बारे में स्टडी करेंगे, हिमालय नदी के बारे में। हिमालय नदी के बारे में स्टडी करने से पहले कुछ और पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे वितरिका आपके सामने आता होगा, वितरका क्या है, सहायक नदी क्या है, गुम्फित नदी क्या है, ठीक है। तो वितरका और सहायक नदी में क्या अंतर है, देखिए। वितरका क्या है, सहायक नदी क्या है, कि आपका एक, जैसे कि आप देखिए, आपको हम समझाते हैं, 3 पॉइंट को अभी क्लियर करने वाले हैं। आप वितरका के बारे में बताने जा रहे हैं, सहायक नदी के बारे में, ठीक है, और पूर्ववर्ती नदी के बारे में आपको बता चुके हैं, और ये आपका गुम्फित नदी के बारे में बताएंगे। अभी 3 पॉइंट अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारी गंगा नदी, ठीक है, ये गंगा नदी हो गई। इसके कुछ सहायक नदियाँ अलग से, ये देखिए, मान लीजिए सोन नदी है, ये सोन नदी हो गई, ठीक है। गंगा नदी के सहायक नदी इधर से आगे मिल गई, यमुना नदी ये हो गई, ठीक है, यमुना नदी हो गई ये। इधर से आपका घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी वगैरह आकर के मिल रही है, रामगंगा नदी आकर के मिल रही है। ये सब नदी क्या अलग अलग नदी है ना, सब अलग अलग जगह से निकल रही है, ठीक है। इनका जो उद्गम स्थान है अलग अलग है। तो इन जो नदियों का उद्गम स्थान अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, वो नदियां अगर मुख्य नदी में आकर के मिलती है, किसी नदी में मिलती है, तो उस नदी के सहायक नदी कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी सहायक नदी कहलाती है, ठीक है। ये इनके क्या हो गए, सहायक नदियां हो गई ये नदियां, ठीक है। अब आया दूसरा वर्ड वितरिका। वितरिका किसको कहते हैं, सहायक नदी तो समझ में आ गया कि मुख्य नदी में जाकर के मिल गई, ठीक है, अलग अलग स्थान से निकली थी ये नदियां। वितरिका किसे कहते हैं, जब मुख्य नदी, ये देखिए, ये हो गया मुख्य नदी, ठीक है। मुख्य नदी अगर अपना जल कई नदियों में, कई भागों में बांट दे, मुख्य नदी अपना जल बांटेगी, बंटवा दीजिए, बांट दी, लीजिए, मुख्य नदी बंटना शुरू कर दी, बट गई मुख्य नदी, ठीक है। तो मुख्य नदी अपना जल जब कई नदियों में, कई शाखाओं में बांट देती है, और वो शाखाएं पुनः उस नदी में आकर के नहीं मिलती है, ये शाखाएं पुनः इस नदी में आकर के नहीं मिलती है, इन्हें वितरका कहते हैं। इन्हीं वितरकाओं, ये वितरका क्या करेंगे, अपने साथ जो माल आपका ये लेकर के आए होंगे, गाद और मलबा वगैरह, उसको जमा कर देंगे, इस तरह से इधर डिपोजिट कर देंगे,
डिपॉजिट जब कर देंगे ये, तो देखिए स्थलाकृति का एक निर्माण होगा। जब देखिएगा गौर करिए किस तरह का स्थलाकृति का निर्माण होता है यहाँ पे, गौर कीजिएगा जरा। ऐसा कुछ आकृति बनता है क्या त्रिभुज के जैसा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है, वितरकाओं के द्वारा बनता है डेल्टा, ठीक है। ये वितरका हो गया जो मुख्य नदी से ही निकली थी, यहाँ मुख्य नदी में आकर मिली। मुख्य नदी में आकर मिली तो सहायक नदी, ठीक है। ये सब नदियां कौन सी होगी, सहायक नदी होगी। ये सब मुख्य नदी में आकर मिली तो सब सहायक नदी। अब मुख्य नदी से ही अलग अलग नदी में बटी है, वापस आकर दोबारा मुख्य नदी में नहीं मिले, इनको क्या बोले हम, वितरका। इनको हमने बोला वितरका, ठीक है। अब एक चीज बोले थे, गुम्फित नदी किसे कहते हैं, वो बताने के लिए आपको बोले थे। आइए आपको गुम्फित नदी बताते हैं। गुम्फित नदी किसे कहते हैं, देखिए ये मुख्य नदी हो गई, ठीक है। मुख्य नदी से अब देखिए एक नदी निकली, इसमें से मुख्य नदी में से नदी निकली, जिस तरह से मुख्य नदी में से वहां निकाले थे यहाँ पे निकाल रहे हैं। मुख्य नदी से नदी निकली, फिर बजा के वापस मिल गई, फिर कुछ देर साथ में बहती है, अब फिर इससे निकलती है, फिर जाकर वापस मिल गई। इसी तरह से मुख्य नदी में से निकली है, निकली है, वापस मिल गई, ठीक है। फिर इस मुख्य नदी में से निकल ली है, कुछ देर चल के वापस मिल गई। तो वो नदियां जो मुख्य नदी से निकलती हैं, अब वापस जाके फिर मुख्य नदी में मिल जाती हैं, अब फिर निकलती हैं, फिर मिलती हैं, इस तरह से इनका क्रम चलते रहता है। इस तरह से जो नदी होती है उसे गुम्फित नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुम्फित नदी। जो मुख्य नदी से निकलेगी फिर जाकर वापस मिल जाएगी, फिर मुख्य नदी से निकलेगी फिर जाकर वापस मिल जाएगी। इस तरह का नदी जो प्रतिरूप बनाता है, इसे हम गुम्फित नदी का अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। और वितरका वो हो गया जो मुख्य नदी से निकलती है लेकिन वापस जाकर मुख्य नदी में नहीं मिलती है, उसे हम वितरका कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आज हम लोग का ये लेक्चर इतना कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।